यह कहानी शुरू होती है मंजोतपुर गांव से। यहाँ गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। चारों तरफ कड़ाके के धूप और गर्म हवाएं पूरा शरीर को जला देने वाली थीं, और हवा में गर्मी का एहसास हर सांस में हो रहा था। गांव के बाहर बहुत बड़े और घने पीपल के वृक्ष के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ नौजवान चौपाल पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। हल्की हवा और वृक्ष के नीचे की छांव उन सबको थोड़ा राहत दे रहा था। इस बार तो गर्मी बहुत बढ़ गई है। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है, और अभी तो गर्मी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। जमींदार साहब, आप सत्य बोल रहे हैं। यह तो गर्मी की शुरुआत है। मुश्किल समय तो अभी बाकी है। पिछली रात तो मुझे गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी। सारी रात गांव के चक्कर काटने में गुजर गए। अगर ये गर्मी ऐसे ही रहा तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं इस बार हमारे गांव का क्या होगा। गर्मी और धूप ने हमें कमरे में बंद कर दिया। घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर जलने लगते हैं। जमींदार साहब, हम सबके घर में तो पंखा भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। अगर ऐसे ही गर्मी रहा तो बच्चे और बुजुर्ग तो बीमार पड़ जाएंगे। हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हम गर्मी का सामना कैसे करेंगे। अगर यह गर्मी ऐसे ही रहा तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। घर पर तो राशन भी खत्म हो रहा है। पता नहीं इस बार गर्मी का सामना कैसे करेंगे। यह गर्मी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी मंजोतपुर गांव में केशव का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी माँ कुंती और पत्नी श्रद्धा थी। तीनों इस कड़कड़ाती गर्मी में घर के बाहर बैठे थे। सुनिए जी, अब हमसे यह गर्मी सहन नहीं हो रहा है। पसीने से पूरे शरीर में खुजली सी हो रही है। क्या होगा इस गर्मी में हम सबका? हाँ श्रद्धा, तुम सत्य बोल रही हो। हर साल इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। इस बार तो लग रहा है कि गर्मी के साथ साथ आग बरस रहा है। इतनी गर्मी तो मैं पहली बार देख रही हूँ केशव बेटा। यह गर्मी तो हम बुजुर्गों के लिए काल बनकर आई है। हे भगवान, ना जाने यह गर्मी कब खत्म होगी। मैं कितने दिन इस गर्मी को झेल पाऊंगी। माँ जी, आप सत्य बोल रही हैं। ऐसे ही गर्मी रहा तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। और रात में तो गर्मी के कारण उलझन रहता है। सारी रात जगते जगते कट जाती है। लगता है यह गर्मी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या करें श्रद्धा, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। श्रद्धा से इतना कहकर केशव काम पर चला जाता है। जानलेवा गर्मी और कड़ाके की धूप के बीच केशव नंगे पांव काम कर रहा था। धूप के कारण उसका पैर जलने लगा था और चेहरे लाल पड़ गए थे। फिर भी केशव काम करता जा रहा था, क्योंकि अगर वह काम ना करता तो उसके परिवार वाले भूखे ही रह जाते। हे भगवान, ये गर्मी तो आज जान लेकर ही मानेगी। हाथ पैर आग की तरह जलने लगे हैं, लेकिन घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। कौन सुनेगा हमारी मजबूरी। तभी ठाकुर साहब खेत में आते हैं। उनके चेहरे में कठोरता और आंखों में लालच झलकता है। ठाकुर साहब दूर से ही चिल्लाते हैं, अरे ओ केशव, क्यों आलस कर रहा है? जल्दी जल्दी काम खत्म कर। इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तू महीने भर में भी काम नहीं पूरा कर पाएगा। ठाकुर साहब, गर्मी के साथ साथ धूप भी बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर काम करता हूँ तो धूप के कारण पैर जलने लगते हैं। अरे केशव, ये गर्मी और धूप का बहाना मत बना। पैसे तो सारे दिन का जोड़ कर लेगा, तो काम भी खूब मेहनत से कर। तेरे हालात से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठ। यहाँ काम चोरी के लिए जगह नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चला। ठाकुर साहब, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन अब ये गर्मी हड्डियों में चुभ रही है। थोड़ा समय दे दीजिए, आराम कर लूं। तुझे आराम करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा? केशव सर झुकाकर फिर से काम पर लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द, थकावट और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने को लाचार करती थी। केशव भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। इस वृक्ष के नीचे थोड़ा हवा चल रहा है। धूप से तुम्हारा चेहरा लाल पड़ गया है। थोड़ा देर आकर आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ घर पहुंचना है। काम करके थक गया हूं। घर पर श्रद्धा और माँ जी इंतजार कर रही होंगी।
परेशान हो रही होंगी मेरे लिए कि इतना देर हो गया, अभी तक मैं घर क्यों नहीं आया। इसलिए भाई मुझे रोको मत, किसी दूसरे दिन मिलेंगे। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हम लोगों को भी तुमसे बातें करनी है। ये गर्मी हम सभी को बहुत परेशान कर रही है। लेकिन हम कब तक इसी तरह से दिन गुजारेंगे? इस बार की गर्मी ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो केशव, गर्मी और गरीबी ने सबको तोड़ दिया है। लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे केशव भाई, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं घर चलता हूँ। तुम्हारे साथ बातें करके अच्छा लगा और शरीर से थोड़ा बोझ भी कम हुआ। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। तुम भी अपना ध्यान रखना केशव भाई। अरे जी, आप आ गए। देखो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गर्मी के कारण माँ जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और माँ जी की शरीर आग की तरह जल रहा है। सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तो माँ बिल्कुल ठीक थी। बेटा, अब ये गर्मी मेरा कमजोर शरीर और नहीं झेल सकता। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप ठीक कैसे हो जाएंगी माँ? घर में एक भी पैसा नहीं है। बिना इलाज के आप ठीक कैसे होंगी? ऊपर से ये गर्मी और प्राण निकाल रही है। तुम ठीक कह रही हो श्रद्धा, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि माँ जी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दूं। मेरे पास तो पंखे खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सुनिए जी, अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? मैं ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। बेटा, तुझे ठाकुर साहब के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, ये गर्मी भी निकल जाएगी। माँ, मुझे आपकी सेहत का ख्याल रखना है। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। माँ, आप लेटी रहिए, मैं रसोई से ठंडा ठंडा सत्तू बना कर लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है श्रद्धा, जब तक मैं भी ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे केशव, इस समय क्या बात है? कोई काम हो तो बोलो। ठाकुर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। गर्मी के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। मेरे पास दवा खरीदने की भी पैसे नहीं है। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। केशव, तुम तो जानते हो, मैं जब तक किसी चीज को गिरवी नहीं रख लेता मैं उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारे पास तो खेत भी नहीं है। ठाकुर साहब, मेरे पास तो खेत नहीं है, लेकिन मेरे पास छोटा सा घर है। मैं वहीं गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। बस मां की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो, तो जान लो अगर समय पे तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा। आई बात तुम्हें समझ में? और तब तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठाकुर साहब, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए घर गिरवी रखने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ के लिए पैसे दे दीजिए। ठीक है केशव, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी रखा है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना ब्याज भी जोड़कर लौटाना हो। केशव पैसे लेकर भारी मन से घर की तरफ निकल पड़ता है। वह बाजार से अपनी माँ के लिए दवाई और पंखा लेकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आपने बहुत देर लगा दिया आने में। ठाकुर साहब ने पैसे दिए कि नहीं? हाँ श्रद्धा, लेकिन पैसे के बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब ठाकुर साहब के पैसे चुकाने तक ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया आपने, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे? श्रद्धा, घर गिरवी रखने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर समय पर माँ के लिए दवाई नहीं लाता तो बेचारी माँ मर जाती। माँ की दवाई के लिए मुझे खुद नीलाम होना पड़े तो मैं वो भी हंसते हंसते कबूल कर लूँगा। और हाँ श्रद्धा, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और ये कर्ज चुका दूंगा। मैं माँ के लिए पंखा और दवाई लाया हूँ और साथ में आटा और दाल लाया हूँ। तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर माँ को खाना खिलाकर जल्दी से उन्हें दवाई खिला देना। माँ जी की सेहत को लेकर हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह होती है। गर्मी और धूप बहुत तेज से होती है। गर्मीली हवाएं कहर मचा रही थी। ये सुबह मंजोतपुर गांव वालों के लिए काल बनकर आई थी। गर्मी के साथ साथ गर्मीली हवाएं हर चीज को पिघला देने वाली थी।
केशव और श्रद्धा अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी बर्बादी का नजारा देख रहे थे। श्रद्धा, अगर गर्मी और धूप ऐसे ही रहेगा तो मैं भला ठाकुर साहब का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इतनी भयानक धूप और गर्मी के कारण खेत में काम भी नहीं हो पा रहा है। मुझे बाहर जाके कोई काम ढूंढना होगा। तुम माँ का ख्याल रखना। तो आप आज काम पर मत जाइए, इतनी धूप में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। माँ जी घर में वैसे ही बीमार चल रही हैं। अगर कहीं आप भी बीमार पड़ गए तो हम दोनों का क्या होगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो श्रद्धा? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? श्रद्धा, ये गर्मी और धूप मुझे कमजोर नहीं बना सकती है। लेकिन इतनी गर्मी में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। कल का दिन देख लेते हैं। गर्मी का क्या करे श्रद्धा? पेट तो हर दिन भरना पड़ता है, खुशी मन से नहीं तो दुखी ही मन से। लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। मुझे अभी निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर केशव तेज गर्मी और धूप में काम के लिए घर से निकल पड़ता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच केशव खेत में काम कर रहा था। कपड़े पसीने से पूरी तरह से भीग चुके थे, बावजूद इसके कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। इसलिए केशव इतनी भयानक धूप में काम करता रहा। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज गर्मी और भयानक धूप का सिलसिला जारी था। भाभी, जल्दी से खेत पर चलो, केशव भाई को कुछ हो गया है। नरेश, क्या हुआ है उनको? अभी थोड़े देर ही पहले वो काम पर गए हैं, तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। भाभी, केशव भाई खेत में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए। लगता है तेज धूप और गर्मी के कारण उनका तबीयत खराब हो गया है। जल्दी चलिए। हे भगवान, मेरे स्वामी को कुछ न होने देना, नहीं तो हम लोग बेसहारा हो जाएंगे। श्रद्धा जल्दी से नरेश के साथ खेत की ओर चल पड़ी। केशव खेत में बेहोश पड़ा था। श्रद्धा उसके पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। सुनिए जी, आप आंखें खोलिए, मैं आपके पास हूँ। देखिए, मैं आपके पास आ गई। कुछ तो बोलिए जी, आप ऐसे खामोश मत रहिए। आपकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन केशव के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। नरेश ने केशव की नस टटोलने की कोशिश की। नरेश के आंखों में चिंता और घबराहट थी। भाभी, केशव भैया को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। जो हमारे पास ज़मीन थी माँ जी के इलाज में, वो भी गिरवी रखी है। मैं चाह के भी इन्हें नहीं बेच सकती। तो तुम ही बताओ भैया, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन्हें सुबह ही रोक रही थी कि आज काम पे मत जाइए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भाभी, आप घबराइए मत, पहले इन्हें हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। श्रद्धा और नरेश मिलकर किसी तरह केशव को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब सुबह खेत में काम करने गए थे, अचानक बेहोश हो गए। देखिए ना, इनको क्या हुआ है। घबराओ मत, मैं अभी देखता हूँ। डॉक्टर साहब केशव को अंदर लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर निकलकर आते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, तुम्हारे पति को हार्ट अटैक आया है, जल्द से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बच पाएंगे। तुम जल्दी से 50,000 रुपए कैश काउंटर पर जमा करा। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, आप मुझे 1 दिन का मोहलत दीजिए। ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं होगा तो हम चाह कर भी इन्हें नहीं बचा सकते। मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से रुपए जमा करा दो। श्रद्धा हॉस्पिटल से सीधा घर आती है और सारी बात अपनी सासू माँ से बताती है। बहू, तुम चिंता मत करो, केशव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे कमरे में एक पुराना संदूक रखा है, उसी में मेरे कुछ पुराने गहने हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उन्हीं पैसे से तुम केशव का इलाज करा दो बहू। ये गहने मैंने बहुत ही हिफाजत से रखी थी। ठीक है माँ। श्रद्धा वह गहने लेकर ज्वेलर्स की दुकान पर जाती है और उन्हें बेचकर रुपए हॉस्पिटल में जमा करा देती है। डॉक्टर साहब, मैंने रुपया जमा कर दिए, अब आप जल्दी से केशव जी का ऑपरेशन करिए। ठीक है, अभी कुछ ही देर में उनका ऑपरेशन हो जाएगा। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ऊपर वाले से दुआ करें कि ऑपरेशन सही सलामत हो जाए। केशव को ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरे पति ठीक तो है ना? घबराओ मत, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारे पति अब बिल्कुल ठीक हैं। 2-4 दिन में तुम उन्हें अपने घर ले जा सकती हो। 3-4 दिन गुजरता है और केशव अपने घर लौट आता है।
केशव को अस्पताल से आते हुए कुछ ही क्षण गुजरता है, तभी जमींदार भी केशव के घर पहुंच जाता है। श्रद्धा लगता है। जमींदार बाहर आवाज दे रहा है, जाकर देखो तो। श्रद्धा कमरे से बाहर आती है। क्या बात है जमींदार साहब, आप इतना चिल्ला क्यों रहे? क्या बोलती है? मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूं? तेरे पति ने तुझे कुछ बताया नहीं? तेरे पति ने मुझसे ब्याज पर कर्ज लिया था और कर्ज के बदले ये घर गिरवी रखा था। मेरे पैसे ब्याज सहित वापस कर, नहीं तो ये घर जल्दी से खाली करो। 1 महीने का समय दिया था, आज 1 महीना पूरा हुआ। जमींदार साहब, मेरे पति का दिल का ऑपरेशन हुआ है, आज ही हम लोग अस्पताल से घर आए हैं। कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, मैं आपका 1-1 पाई लौटा दूंगी। मुझे आज अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए, नहीं तो ये घर खाली करो। तब तक केशव भी बाहर आ जाता है। जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए। श्रद्धा और केशव के लाख मिन्नतें करने पर जमींदार नहीं मानता है और केशव का सारा सामान बाहर फेंकवा देता है। ये सब नजारा नरेश देखता है और केशव के पास आता है। क्या हुआ केशव भाई, ये आपका सारा सामान जमींदार साहब बाहर क्यों फेंकवा रहे हैं? केशव सारी बात नरेश को बताता है। नरेश जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, जिस तरह आपने ये सारा सामान बाहर फेंका है, उसी तरह ये सारा सामान अंदर रखवा दो। मैं आपका सारा कर्ज देता हूं। आपको केशव के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं आया। पहले मेरा कर्ज वापस करो, मैं सारा सामान अंदर रखवा दूंगा। नरेश जमींदार को सारा कर्ज दे देता है। जमींदार सारा कर्ज लेकर वापस लौट जाता है। नरेश, आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नरेश भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। आप हमारे लिए किसी ईश्वर से कम नहीं है। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? भैया भी कहती हैं और एहसान चुकाने की भी बात करती हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ भाभी। फिर नरेश अपने घर चला जाता है। केशव और श्रद्धा खुशी से रहने लगते हैं।